नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एक रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और ये जो है डॉक्टर अशोक गुलाटी और उनकी टीम के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमारे भारतीय मिट्टी को एक प्रकार से ये कह सकते हो एक्सपोज कर रहे हैं, या फिर भारतीय मिट्टी के अंदर कुछ कमियां और कुछ खामियां को दर्शा रहे हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस भारतीय मिट्टी का, या हमारे ये कह सकते हो जो एग्रीकल्चर के योग्य जो मिट्टी है, उसका कितना बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर आज। अब आप बोलोगे सर कैसे नेगेटिव इंपैक्ट है, ये तो हमें प्रोडक्शन देता है, ये हमें उत्पादन देता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम आपका स्टेप बाय स्टेप पूरे आर्टिकल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर हम इनिशियली लेवल पर बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी मिट्टी के अंदर क्या कमियां हैं, हमारी मिट्टी का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर यानी कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या हमें जो आज प्रोडक्शन मिल पा रहा है इस मिट्टी से वो हमारे लिए सही है या गलत है, ये सारी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर काफी अच्छे तरीके से इलेबोरेट की गई है। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आप सोचकर देखिए कि जब हम लगभग 1960s के दौरान में भारत जो है वो अमेरिका से यूएस पीएल 480 स्कीम के तहत हम लोग वहां से इंपोर्ट करते थे वीट को, और आज प्रेजेंट टाइम में भारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर बन चुका है। बड़ा मतलब हमें इसके अंदर खुशी होती है, अपने आप को मान सम्मान होता है कि हाँ, हम लोग इस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं कि भारत जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो है कंट्री बन चुका है। और कहां हम लोगों को दूसरों देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था अपने अनाज के लिए। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2024-25 के अंदर भारत ने 20.2 मिलियन टन जो राइस है वो हमने एक्सपोर्ट किया था, दूसरे देशों को भेजने का काम किया था। और वर्ल्ड का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो लगभग आपका 60 मिलियन टन के आसपास है, यानी कि हम लोग 1/3 राइस को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं आज। वहीं अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री ग्रामीण जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत हम लोग आज लगभग 800 मिलियन पीपल को, यानी कि लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम फ्री राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं पर मंथ पर पर्सन। यानी कि हर महीने एक व्यक्ति को लगभग 5 किलोग्राम राशन जो है वो 80 करोड़ लोगों को आज हम फ्री राशन दे रहे हैं। वैसे तो ये उपलब्धि की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी कंट्री जो है वो हम लोग बन चुके हैं जहां पर इतने लोगों को फ्री राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। वो एक बात का पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं। वहीं अगर हम एफसीआई का बफर स्टॉक की बात करें तो आज 1 जुलाई 2025 तक अगर हम बात करते हैं तो लगभग 57 मिलियन टन हमारे पास जो है वो स्टॉक मेंटेन हो चुका है, जो कि 13.5 मिलियन टन नॉर्मली जो है होना चाहिए। लेकिन अब सोच सकते हो कि लगभग आज हम लोग जो है कितना 4 to 5 टाइम हमारे पास ज्यादा इसका बफर स्टॉक मेंटेन है एफसीआई के पास जो टोटल फूड ग्रेन को। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सॉइल है उससे हमने काफी ज्यादा उत्पादन किया है, हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की है। लेकिन क्या उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है? आज इतना अगर हम लोग प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो फिर हमारे देश के अंदर काफी समस्याएं क्यों हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मॉल न्यूट्रिशन यानी कि आपका कुपोषण के शिकार जो है बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मिट्टी का क्या हमारे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट है? तो ये आपको दिखाना चाहता हूं कि आपका न्यूट्रिशन जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है वो कितना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी फेल फ्रॉम 27.1% इन 2011 टू 5.3% इन 2022। यानी कि जो गरीबी रेखा की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम आय की अगर हम बात करते हैं, उसके अनुसार 2011 में लगभग हमारे देश के अंदर 27% जो पीपल थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे। आज हम कह सकते हैं कि लगभग 5.3% जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो अब इसमें समझने की बात क्या है कि क्या हमारा गरीबी रेखा से ऊपर या नीचे होना ये एंश्योर करता है कि जो हमारी फूड सफिशिएंसी है वो अवेलेबल हो पा रही है? तो आपको बता देना चाहता हूं कि देश में फूड तो अवेलेबल हो पा रहा है, लेकिन ये आपके न्यूट्रिशनल जो चैलेंज है उसको एंश्योर नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारे पास अगर फूड आएगा तो जो फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादातर भारत के अंदर कैलोरिफिक जो वैल्यू है, मतलब कितनी कैलोरीज हमने कंजप्शन की, उसको फोकस किया जा रहा है। लेकिन उसमें कितने आवश्यक तत्व हमने जो है ग्रहण किए उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। यानी कि मेन जो यहां पर फोकस करने की बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर इस बात पर ज्यादातर जोर दिया जा रहा है कि कितना हम लोग ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अब इस ग्रेन के अंदर जो हमने कंज्यूम किया है, जो हमने भोजन खाया है, उसमें कितने आवश्यक तत्व उपलब्ध हैं जो हमारी बॉडी को जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि उतने आवश्यक तत्व हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। 2019 से 21 के बीच में रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, तो इसमें बताया गया कि 35.5
6.5% चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर आप ये कह सकते हो जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनकी हाइट कम देखी गई, उनका स्टंटेड ग्रोथ देखा गया। इसके बाद में अंडरवेट यानी कि उनका वजन कम देखा गया लगभग 32% बच्चों के अंदर, और 19% ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत कमजोर थे, बेहद कमजोर उनके अंदर देखने को मिला। और इसके अलावा एनीमिया, जो ये कह सकते हो आयरन की कमी, किसके अंदर, विमेंस के अंदर 15 साल से लेके 49 साल यानी कि 49 इयर्स की जो विमेंस हैं उनके अंदर लगभग 57% महिलाओं के अंदर एनीमिया की कमी, एनीमिया की प्रॉब्लम देखी गई, यानी कि आयरन की कमी देखी गई। सोयल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द ह्यूमन न्यूट्रिशन। अब ये हमें शो करता है कि हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो डायरेक्टली आपके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जी हां, तो यहां बता देना चाहता हूं कि आज हमारी मिट्टी के अंदर अब रिसेंटली 2024 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम आप सब लोग जानते हैं, जिसके तहत भारत में मिट्टी की जांच की जाती है, जिसमें 12 पैरामीटर को फॉलो किया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और इसके अलावा सल्फर, और नेक्स्ट यहां पर आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन। और अब वहीं अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ इसमें पीएच, ईसी और ओसी, यानी कि पीएच जिसके अंदर आपकी सॉइल की सैलिनिटी कितनी है, एल्कलिनिटी कितनी है, एसिडिटी कितनी है, ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें कितना है, और ओसी यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, इसकी जांच जो है वो सोयल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत की जाती है। तो लगभग 8.8 मिलियन सैंपल लिए गए थे, और उन सैंपल के अनुसार यह देखा गया कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी भारत के अंदर 70% सैंपल में देखने को मिली, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है भारत में वो है ये है कि 70% सैंपल्स के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी देखने को मिली। लगभग 32% सैंपल्स के अंदर आपकी फास्फोरस की सफिशिएंसी देखने को मिली, यानी कि ये कह सकते हो कि 70% अगेन, या कह सकते हो कि आपका फास्फोरस डेफिशिएंसी देखने को मिला। पोटेशियम की बात करें तो अगेन 32% सफिशिएंट देखने को मिला, और 57% में मीडियम मिला, और इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग आपका 10 से 12% बच गया उसमें आपको डेफिशिएंसी देखने को मिली, किसकी, पोटेशियम की। ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो केवल 20% सैंपल ही सफिशिएंट थे, बाकी सबके अंदर आपका ऑर्गेनिक कार्बन काफी कम था। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, ये भी आपका जो है काफी अमाउंट में कम देखने को मिले, यानी कि हमारे मेन न्यूट्रिएंट के साथ साथ जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी भी डेफिशिएंसी देखने को मिली, चाहे सल्फर की बात करें, चाहे आप आयरन की बात करें, बोरॉन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, तो ये न्यूट्रिएंट जो है वो काफी डेफिसिट थे सोइल के अंदर। और अब सोचकर देखिए कि यही डेफिसिट न्यूट्रिएंट अगर मिट्टी में प्रेजेंट है तो यही आपका प्लांट को भी उत्पादन करेंगे, और इसी मिट्टी के थ्रू जब प्लांट में न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो प्लांट के अंदर जो ग्रेन आपका प्रोडक्शन होने वाला है या फ्रूट आपका प्रोडक्शन होने वाला है उसमें भी वो न्यूट्रिएंट आपका लेस देखने को मिलेगा, डेफिसिट देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट ये कहोगे कि वही फूड हम लोग जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी वो न्यूट्रिशन जो है अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और हमारी बॉडी जो है वो डेफिनेटली शो करेगी डेफिशिएंसी सिम्टम। तो इसी का इंपैक्ट कह सकते हो कि सोइल हेल्थ का इंपैक्ट डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के ऊपर आपका देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो है एग्जैक्ट चार्ट है, आपका डेटा है, जिसके अंदर देखने को मिला कि टोटल सैंपल जो लिए गए थे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, इनमें क्या जो है आपको चेंजेस देखने को मिले। तो कितने परसेंट ऐसे सैंपल थे जो डेफिसिट थे, कितने परसेंट ऐसे सैंपल थे जो आपके मीडियम थे, और कितने परसेंट ऐसे सैंपल थे जो कि आपके यहाँ पर मतलब जहां पर सफिशिएंसी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था। तो लगभग ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन की समस्या ज्यादातर सैंपल्स में हमें देखने को मिली। अब 50% से भी ज्यादा मिट्टी के अंदर आपका लो डेफिसिट, आपका ये कह सकते हो कार्बन प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट था, जो कि आपकी सोइल की फिजिकल और बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों को बैलेंस करने का काम करता है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। और ये केवल 20% ही ऐसी सोइल थी, मिट्टी थी, जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में आपका ऑर्गेनिक कार्बन देखने को मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यहां पर जो है कॉन्सिक्वेंस है। तो ये यहां पर वही चार्ट है पूरा का पूरा, लेकिन इसको यहां पर आप चार्ट की फॉर्म में देख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें तो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो, जैसे मैंने बताया कि सोइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में काम करता है, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। अब बात करें तो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट आपका रिटेन करने में हेल्प करेगा, सोइल के अंदर जो सोइल का स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, सोइल की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल, क्योंकि न्यूट्रिएंट अगर बैलेंस होगा, सोइल का स्ट्रक्चर अगर बैलेंस होगा, उसके साथ साथ में वाटर उसमें लंबे टाइम तक रिटेन रख सकता है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट जो आपकी यूज एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ क्रॉप जो
रेजिलियंसी है, यानी कि क्लाइमेट के अगेंस्ट में उसकी जो लड़ने की क्षमता है, आप लोग जानते हैं कि ड्रोट की वजह से, सूखे की वजह से क्रॉप आपकी फेल हो जाती है, लेकिन अगर उसमें वाटर लॉन्ग टाइम तक अगर एब्जॉर्ब्ड है, उसमें प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वो आपका लॉन्ग टर्म तक वाटर भी अवेलेबल करवा सकता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट रेजिलियंसी जो है क्रॉप की वो भी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो करंट स्टेटस कंडीशन के अनुसार आपकी भारतीय मिट्टी में 20% सॉइल ही आपकी सफिशिएंट है, बाकी जो है उतना कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और 1/3 सॉइल ऐसी है जहां पर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आपका 0.5% से भी कम है, यानी कि आपकी ज्यादातर मिट्टी यहां पर अगर हम बात करें तो भारत में 0.5% आपका ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रेजेंट नहीं है। और पीएच इम्बैलेंस, डेफिनेटली आपको पता है कि पीएच की वजह से आपको पता है एसिडिटी या फिर एल्कलिनिटी देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या हिली रीजन है तो वहां पर एसिडिक सॉइल ज्यादा है, और एरिड रीजन के अंदर एल्कली या फिर आपकी सैलाइन सॉइल ज्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू कैल्शियम एंड सोडियम आपका कंसंट्रेशन। और वहीं अगर हम ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं तो एक रिकमेंडेड, या आप ये कह सकते हो कि जो आपका रिकमेंडेड ऑर्गेनिक मैटर का लेवल है वो कितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल कितना होना चाहिए, तो आईसीआर के अनुसार अगर हम बात करते हैं जो कि इंडिया का लेवल है तो 0.5% से 0.75% के बीच में होना चाहिए, जो कि हम लोग यहां पर सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और अगर हम एफएओ की बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड लिटरेट, यानी कि जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 2022 के अंदर या 20 के अंदर, डॉक्टर रतन लाल जी जो कि सॉइल साइंटिस्ट है इंडो अमेरिकन, और उनकी रिकमेंडेशन है कि 1.5% से 2% आपका ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। तो ये तो अमाउंट हम लोग, मेरे को लगता है कि अगर इसको अगर रिकमेंडेशन फॉलो में करने स्टार्ट कर दें तो मेरे को लगता है कि हमें आज से कम 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे उस ऑर्गेनिक कार्बन को मेंटेन करने में। तो हमें प्रेजेंट टाइम में कम से कम आईसीआर की जो रिकमेंडेशन है उसको तो एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि ये रिकमेंडेशन ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर मैंने पढ़ लिए हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो आपका कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो रतन लाल जी हैं वो एक बहुत अच्छे, यहाँ पर इनको वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो इसी के बेस पर मिला था, क्योंकि उन्होंने सोइल की इंपॉर्टेंस बताई थी, सोइल के अंदर न्यूट्रिशनल जो आपका बैलेंस है उसको ये कहा था कि उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके क्रॉप प्रोडक्शन को करने में। तो उसी के अनुसार ये आपका इंपॉर्टेंट माना चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि देखो सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ना कि केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी को आपका जो है मेंटेन करता है, बल्कि इसके साथ सोइल की फर्टिलिटी, सोइल की स्ट्रक्चर, सोइल का फिजिकल कंडीशन, सोइल की बायोलॉजिकल कंडीशन, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल आपका एक प्रकार से रिएक्शंस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन के साथ काफी हद तक जुड़ी होती हैं। तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि सोइल के अंदर जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में सोइल के अंदर आपका फास्फोरस फिक्स होता है, तो सोइल के अंदर फास्फोरस फिक्स होगा तो अब उसके लिए जरूरी होता है कि उस फास्फोरस जो फिक्सेशन है उसको ब्रेक किया जाए और उसको प्लांट के लिए अवेलेबल किया जाए। तो कैसे करेंगे? अब उसमें सोइल के अंदर जो माइक्रोबियल रिएक्शंस होती हैं, सोइल का ऑर्गेनिक मैटर जब टूटता है तो उससे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होता है, और वही एसिड क्या करता है आपके रिएक्ट कर और सोइल के अंदर जो फास्फोरस एक फिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है उसको प्लांट के लिए अवेलेबल करवाने का काम करता है। तो कितना मतलब यहां पर एक प्रकार से ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोइल के अंदर ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में। तो इसलिए यहां पर इसका अमाउंट जो है वो बहुत जरूरी है, तो ये परसेंटेज हमें मेंटेन करना पड़ेगा अगर हम आने वाले टाइम में चाहते हैं कि सोइल को इंप्रूव कर सकें। तो जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारी सोइल के अंदर देखने को मिल रही है उसकी वजह से आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रॉप में भी है और ओवरऑल हमारा हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट है। जैसे हम बात करते हैं तो जिंक डेफिशिएंसी आपकी राइस के अंदर लोअर जिंक इंटेक ऑफ ह्यूमन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी जिंक इंटेक नहीं हो पा रहा है, और प्रेजेंट टाइम में इसी वजह से फोर्टिफाइड राइस आपने नाम सुना होगा, जिसका मतलब है कि हमारा जो राइस है वो प्रोडक्शन करने के बाद, उत्पादन करने के बाद जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो उस टाइम पर उसमें जिंक और ज्यादा ऐड किया जाता है, आयरन और ज्यादा ऐड किया जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। और जो आज प्रेजेंट टाइम में ये कह सकते हो स्कूलों के अंदर या फिर जहां भी फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अवेलेबल करवाया जा रहा है, लेकिन हम कब तक करवाते रहेंगे? व्हाई नॉट वी आर प्रोवाइडिंग these all nutrients to the soil so that this can be help to improve the condition of crop as well as thereafter the nutrient sufficiency in the crop, है ना? तो उसके बाद उसका काफी हद तक इंपैक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मिट्टी है, जो पुअर सॉइल इफेक्ट है उसको आपका मिनिमाइज किया जाए। तो पुअर सॉइल इफेक्ट क्या है? तो बच्चों की जो ग्रोथ है वो स्टंटिंग हो रही है, कम हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती जा रही है। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए जरूरी है कि आज हम इनको मेंटेन कर सकें, और जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आज कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर या फिर ह्यूमन के बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल रही है उसको हमें इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को क्या करना पड़ेगा? हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें तो वर्ल्ड सॉइल डे जो आपका 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उस टाइम पर 2024 के अंदर भी जो है इस बात को फोकस किया गया था कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट स्टेटस को क्या किया जाए, बैलेंस फॉर्म में यूज किया जाए। लेकिन आज हम क्या वाकई में बैलेंस फॉर्म में यूज कर पा रहे हैं? तो नहीं। हमारे देश के अंदर जैसे 2 एग्जांपल यहां पर लिए गए हैं, एक पंजाब से, एक तेलंगाना से। पंजाब के अंदर
अंदर नाइट्रोजन का लगभग ये कह सकते हो 61% ज्यादा यूज किया जाता है नाइट्रोजन का, यानी कि हम ओवर यूज कर रहे हैं और नाइट्रोजन का ओवर यूज लगभग 54% हो रहा है तेलंगाना के अंदर। और पंजाब के अंदर फास्फोरस जो है वो 8% आपका कम प्रयोग में लाया जा रहा है और पोटेशियम 89% कम प्रयोग में लाया जा रहा है। और वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहां पर फास्फोरस 13% कम प्रयोग में लाया जा रहा है और पोटेशियम जो है वो आपका 82% आपका कम प्रयोग में लाया जा रहा है। वहीं आपको पता भी होगा अब जैसे किसान अपनी सोइंग को स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर डीएपी और बाकी न्यूट्रिएंट्स की काफी हद तक शॉर्टेज देखने को मिलती है, लेकिन हम या किसान जो है वो ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट को तो कभी फोकस ही नहीं करता है, उनको तो कभी ध्यान में ही नहीं रखता है। तो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है और उनकी अवेयरनेस हमें किसानों को बतानी पड़ेगी कि इसकी वजह से कितना फायदा आपको हो सकता है। और इसके बारे में अगर हम किसानों को अवेयर करना स्टार्ट करेंगे तभी जो है आने वाले समय के अंदर पॉसिबल हो सकता है कि जो आपका एक बेहतर फसल का उत्पादन भी किया जा सकता है, पर हेक्टेयर या पर यूनिट एरिया के अंदर प्रोडक्टिविटी जो फसल उत्पादन है उसको हम बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा कोशिश की जा सकती है कि कैसे हम लोग एक बैलेंस फॉर्म में न्यूट्रिएंट को यूज करते हुए और एनवायरमेंटल और जो सॉइल हेल्थ है उसको आपका इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो नेशनल जो एनपीके ट्रेंड है वो क्या है, तो 1970 के अंदर जो एनपीके रेशियो हमारा यूज होता था वो 6.7:2.9:1 का रेशियो फॉलो किया जाता था। ये कह सकते हैं उस टाइम पर इतना न्यूट्रिएंट यूज हो रहा था। लेकिन वहीं अगर हम 2023-24 की बात करें तो नाइट्रोजन का जो यूज है वो लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है। और इसी नाइट्रोजन की वजह से पॉल्यूशन भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेस जो आपका यहां पर अगर हम बात करें तो यूरिया जो आपका यूज है 2022-23 के अंदर 350 लाख टन का यूज हुआ था। और अगर हम बात करें तो एनपीके इंबैलेंस ना कि केवल आपके पंजाब और तेलंगाना में है, वो तो केवल एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर बताए गए थे, बाकी सभी स्टेट के अंदर भी यही समस्या है। और फर्टिलाइजर टू ग्रेन रिस्पांस की बात करें तो आपका 1970 के अंदर जो 1:10 था वो डिक्रीज होकर कितना हो गया 1:2.7 हो चुका है 2015 के अंदर। और हाई आपका जो यूरिया यूज हम लोग कर रहे हैं उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और जो आपका लोअर एब्जॉर्प्शन यानी कि हम लोग जो आपका 100 किलोग्राम अगर यूरिया यूज कर रहे हैं तो उसका प्लांट केवल 35 से 40% ही प्रयोग में ला रहा है, बाकी जो 60 से 70% है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है वेस्टेज, वो जा रहा है आपका पॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर। वो कभी आपका वाटर को पोल्यूट कर रहा है, कभी एयर को पोल्यूट कर रहा है और वही पॉल्यूशन ओवरऑल हमारी हेल्थ को भी आपका डिग्रेड करने जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो एक्सेसिव जो यूरिया है उसकी वजह से सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और ओवरऑल जो एनवायरमेंट में इमिट होता है। अब एनवायरमेंट में अगर इम्पिट होगा तो उसकी वजह से क्या नुकसान होगा, तो आप लोग जानते हैं कि आपका एक्सेसिव जो नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड N2O की फॉर्म के अंदर एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाता है, वोल्टाइजेशन लॉस उसका देखने को मिलता है। या अगर हम बात करें तो वो हमारा नाइट्रेट फॉर्म के अंदर जो है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अब देखो जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो लगभग 273 गुना ज्यादा हार्मफुल है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। सोच के देखिए जो आपके 273 मॉलिक्यूल काम करने वाले थे कार्बन डाइऑक्साइड के, वो केवल एक मॉलिक्यूल ही आपका नाइट्रस ऑक्साइड का काम करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन होगा, यानी कि ओजोन लेयर आपकी परत जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, पतली होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यूवी रेज हमारे अर्थ के सरफेस पर आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ेगी और ओवरऑल टेंपरेचर आपकी जो है अर्थ सरफेस का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन जो है वो नाइट्रेट की वजह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो नाइट्रेट एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है जो कि हमारी मिथेमोग्लोबिनिया, आपने नाम सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि बच्चों के अंदर डिजीज कॉज करता है। अब ये पानी जब कोई बच्चा पिएगा तो डेफिनेटली ये जो डिजीज है वो उनके अंदर देखने को मिलेगा और ये जो है एक प्रकार से ऑक्सीजन की कमी करता है बच्चों के अंदर और जिसके कारण बच्चों की डेथ तक भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो है हमारा पोल्यूटेंट हम कह सकते हैं इनको। इसके अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस जब आपकी वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वहां पर जाकर एल्गा का डिपोजिशन हो जाता है और एक प्रकार से पूरा का पूरा वहां पर जो बॉडी है वाटर बॉडीज उनके ऊपर ग्रीन एल्गी की ग्रोथ देखने की वजह से या प्लांट की ग्रोथ देखने की वजह से आपको पता होगा कि नीचे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहां पर जो बायोलॉजिकल या आपकी जो लाइफ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर जो लिविंग बींग्स होते हैं या मछलियां होती हैं वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं और वो वाटर बॉडीज आपकी पोल्यूट हो जाती है, जिसको हम यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये यूट्रोफिकेशन जो आपका लॉस है वो भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर यूज जो हमारा है नाइट्रोजन का या यूरिया का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बाकी कंट्रीज में भी इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो कि हमें रोकना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें
तो पब्लिक हेल्थ रिस्क या ये कह सकते हो पब्लिक हेल्थ के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो जैसे हम बात करना चाहते हैं कि गुड सॉइल यानी कि जिसके अंदर न्यूट्रिएंट आपका प्रेजेंट होगा, वेल हेल्दी सॉइल अगर होगी, न्यूट्रिएंट आपके बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो एक हेल्दी क्रॉप आपकी डेवलप होगी। हेल्दी क्रॉप अगर डेवलप होगी तो डेफिनेटली हेल्दी सिटीजन्स होंगे, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, डिजीज कम आएंगे, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट आपका पूरा हो पाएगा। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो सॉइल हेल्थ जो है वो ना कि केवल एक एग्रीकल्चर है बल्कि ये एक नेशनल हेल्थ इश्यूज है और हमें इस पे ध्यान करना ही पड़ेगा। डेफिनेटली सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी लाई जाती हैं जिनकी बदौलत आज हम लोग जैसे नीम कोटेड यूरिया की बात करते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया की बात करते हैं, जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। या जो आपका बैग है यूरिया साइज उसको 45 किलोग्राम किया गया, नैनो यूरिया को लाया गया। लेकिन अब देखो इनका हमें ओवरऑल रिजल्ट देखना पड़ेगा, क्या वाकई में इससे फायदा हो पा रहा है। इनके ऊपर एक इफेक्टिव रिसर्च और स्टडीज हमें करनी पड़ेगी ताकि आने वाले समय के अंदर इनके जो बेटरमेंट रिजल्ट है वो हम लोग देख सकें। और उसके लिए जरूरी है कि आपका टाइम टू टाइम रिसर्च को कंडक्ट करवाया जाए। और 2015 के बाद तो हमारे देश के अंदर अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो एग्रीकल्चर सेंसस तक नहीं हुआ है, जो कि अपने आप में हमारे देश की जो सरकारों की कहीं ना कहीं एक प्रकार से कमियों को दर्शाता है। देखो ये मैं किसी एक सिंगल सरकार की कभी वो नहीं कहता हूं, लेकिन हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर। 50% जनता का जो भविष्य है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्धारित है। फिर भी हम लोग अगर इतना ज्यादा इसमें डिले कर रहे हैं, इतना हम लोग इसको लैग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारी समस्याएं हैं और आने वाले समय के अंदर हम लोगों को सफर इसके लिए करना ही पड़ेगा। अब बात करें तो नेक्स्ट आपका है कि भाई रूट कॉज क्या है, किसकी वजह से ये सॉइल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है एक तो जो इनडिस्क्रिमिनेट आपका यूरिया का यूज हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूरिया है वो आज हमारे भारत देश में प्रयोग में लाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो किसानों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, ज्यादातर किसान बेचारे अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग किस चीज को यूज कर पा रहे हैं, किस चीज को यूज नहीं कर पा रहे। अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। मैंने ना 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बोला था कि भाई सिजेंटा एक कंपनी है जो कि जिनके ऊपर अमेरिका के अंदर केस चल रहे हैं, लगभग 6400 से ज्यादा केस हैं। और उन केसेस की कारण है कि वहां पर जो पैराक्वाट जो कि सिजेंटा का आता है एक हर्बिसाइड है, उसकी वजह से वहां पर लोगों के अंदर पार्किंसन डिजीज जो है वो देखने को मिला और जिसकी वजह से लोगों का जो है या ये कह सकते हो लोगों ने उनके ऊपर केस किए। अब देखो वो मैंने जस्ट वीडियो इंफॉर्मेशन के तौर पर बनाई और वो भी मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स को फॉलो करते हुए, लेकिन वहां से भी मुझे कई कॉल कई मैसेज जो है वो मिले कि आप लोग ऐसे कैसे बना सकते हो, क्या आपको पता नहीं है कि सिजेंटा ने लोगों की जान बचाई है, सिजेंटा नहीं होता तो आज हम कैसे फसल उत्पादन करते। देखो बहुत सारी बातें होती है, कभी भी आप किसी भी चीज को एक पहलू से देखोगे, एक सिक्के का कभी भी एक पहलू नहीं होता है, उसके दो पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश किया करो कि कोई भी चीज आपको बताई जा रही है तो उसकी जानकारी है कि नहीं है। अभी अगर इस वीडियो को लेकर आप लोग ये एक कमेंट करना स्टार्ट कर दो कि कैसे आप लोग सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, कैसे आप लोग जो है भारत की मिट्टी के खिलाफ बोल सकते हो, भारत की मिट्टी में जन्मे हो पल हो, ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेइंग हियर, है ना, क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज सेड हियर एंड देयरआफ्टर हाउ वी हैव टू रिएक्ट एंड व्हाट वी हैव टू डू, है ना, हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। हर कोई आदमी आज प्रेजेंट टाइम में, हर कोई सरकार कहीं ना कहीं हम लोग डेफिसिट है। और जैसे मैंने बताया कि आपके मिट्टी के सैंपल ये सरकारी रिकॉर्ड है जो कि हमें ये दर्शाते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी है और इनका हम लोग ओवर यूज कर पा रहे हैं, इनका पॉल्यूशन हो पा रहा है। तो ये सरकारों के ही रिकॉर्ड है जिनको यहां पर आपका, और ये भी एक आर्टिकल है जिसको यहां पर आपका पब्लिश किया गया है और उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज इनसे कुछ सीखने की कोशिश करिए कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं और आने वाले टाइम के अंदर क्या आपके इंप्रूवमेंट की जा सकती है और मेजर समस्याएं क्या हैं। तो यहां पर नेक्स्ट है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब आप लोग जानते हैं 2016 में इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था, काफी अच्छी स्कीम है जिसके कारण किसानों को पता चलता है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वाकई में किसानों को इनिशियल लेवल पर सॉइल हेल्थ कार्ड मिले थे, लेकिन इसके बाद उनको आज भी कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे किसान तो जानते भी नहीं है कि स्कीम आपकी चल भी रही है या फिर बंद हो चुकी है। तो टाइम टू टाइम हमें एक्सटेंशन सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा जो भारत के अंदर काफी लैक कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका लैक ऑफ प्रिसिजन फर्टिलाइजर प्रैक्टिस, यानी कि अब देखो प्रेजेंट टाइम में जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो काफी बैलेंस फॉर्म में किसानों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। ज्यादातर हम लोग यूरिया फर्टिलाइजर को ही प्रयोग में ला रहे हैं या फिर डीएपी फर्टिलाइजर को प्रयोग में ला रहे हैं, बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो अभी प्रयोग में ही नहीं लाया जा रहा। तो काफी किसानों को इसकी जानकारी ना होने के कारण ये हमें जो है काफी मेजर समस्याएं देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो कैसे हम लोग इसको इंप्रूव कर सकते हैं, सरकार की नीतियों में क्या बदलाव आ सकता है, तो सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगा कि सरकार को एक्सटेंशन सर्विस को इंप्रूव करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आपका जो है मतलब ये कह सकते हो कि एज ए वर्क के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो
जो भारत के अंदर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे देश में जितनी मैन पावर मुझे लगता है किसी देश में है ही नहीं, क्योंकि सोचकर देखो 140 करोड़ हम लोग हो चुके हैं और भारत जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री बन चुकी है और वहां पर हम लोग ये सोचे कि मैन पावर नहीं है। तो मेरे को लगता है आर्टिफिशियल से ज्यादा तो हमारे पास मैन पावर है और हम लोग उसका यूज कितना अच्छे से कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है ना। तो वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका शिफ्ट है किसके प्रति, जो जेनेरिक फर्टिलाइजर्स हैं, जो सब्सिडीज उनके ऊपर दी जा रही है वो हमें नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि सोइल पर्सपेक्टिव, जो सोइल स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है उनको फोकस करना चाहिए या क्रॉप स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को फोकस करना चाहिए और जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज है उनको जैसे प्रेजेंट टाइम में सरकार की तरफ से दी जा रही है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है, जो कि एक अच्छी पहल भी है। वहीं अगर हम बात करें तो हमारा जो न्यूट्रिएंट यूज है वो हमें देखना पड़ेगा कि क्रॉप स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि आपका सोइल स्पेसिफिक और क्रॉप स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि एक बैलेंस या जनरलाइज फॉर्म के अंदर न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे कि हम सोइल हेल्थ कार्ड को अगर फॉलो करेंगे, सोइल हेल्थ कार्ड का कवरेज अगर इंक्रीज करेंगे तो लोगों को जानकारी होगी कि मेरी मिट्टी के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है और उसके अनुसार वो आने वाले समय के अंदर और बेहतर न्यूट्रिएंट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो ब्लेंडिंग है आपके मेजर फर्टिलाइजर्स के अंदर वो हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपकी सोइल के अंदर इंप्रूव किए जा सके। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सोइल के अंदर, जैसे कि आपका फार्मयार्ड मैन्योर है, ग्रीन मैन्योर है, हम इनका कैसे प्रयोग बढ़ा सकते हैं और आप मैक्सिमम जो है कैसे हम लोग इसको ग्रीन कवरेज या ये कह सकते हो कि सोइल को कवर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के अंदर ऐड हो सके और सोइल की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों ही बैलेंस फॉर्म में आपकी आने वाले समय में एक बेहतर उत्पादन करने के लिए रेडी हो सके। वहीं अगर हम बात करें तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके कैसे हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड जो फार्मर्स हैं या जो लेबरर हैं उनको हमें कहीं ना कहीं एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे इनको प्रयोग में लाया जा सकता है और कैसे हम इनको प्रयोग में लाके और कैसे अपने फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फार्मर्स की एजुकेशन में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा और जो यूथ है उनको हमें एग्रीकल्चर में लेकर आना पड़ेगा जो कि लगातार एग्रीकल्चर से भाग रहे हैं। कोई भी किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी एग्रीकल्चर या खेतीबाड़ी में आए। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है इसमें हमें आमदनी नहीं है, इसमें घाटा बहुत ज्यादा है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो इसके अंदर अगर इसको बेटर अप्रोच के साथ फॉलो किया जाए तो काफी अच्छा इंपैक्ट इसका हो सकता है और आने वाले समय में एक बेहतर हमारे लिए जो है अप्रोच हम लोग फॉलो इसके लिए कर सकते हैं और हमें एक बेहतरीन उत्पादन या एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड जो है एग्रीकल्चर दे सकता है। क्योंकि बाकी किसी भी सेक्टर का कोई पता नहीं है कि कब ध्वस्त हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है हमारे देश का वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है और आने वाले टाइम में हम इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं ताकि आने वाले समय के अंदर प्रोसेसिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए और इनिशियल लेवल पर जो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं उसको कैसे बैलेंस फॉर्म में हम लोग यूज करें ताकि वहां से बेहतरीन उत्पादन हमारा निकले और पर यूनिट एरिया से जो हमारा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको हेल्प करेगी, आपकी जानकारी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए है जो एग्रीकल्चर के प्रति कंसर्न है, अपनी लाइफ के प्रति कंसर्न है और क्या आज एग्रीकल्चर में हो रहा है उसके प्रति अगर कंसर्न है। बाकी इसी प्रकार के और वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।